हेलो गाइज। तो लास्ट लेक्चर में हमने बात कर ली थी 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन की 16.1 एक्सरसाइज। आप लोगों को पता है 16.1 एक्सरसाइज है घन और घनाभ के बारे में। आरबीएससी बोर्ड क्लास 10th की बात हो रही है यहाँ पे। सबसे पहले आप लोगों को बता दो भाई, कोई गलती से यहाँ पे आ गया हो 12th का लड़का या 9th क्लास का लड़का, तो उसको बता दो ये क्लास 10th के लिए स्पेशली, ठीक है। यहाँ हम घन और घनाभ की प्रश्नावली पढ़ रहे हैं। हमने 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन कर लिए थे। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को देखो। 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करा रखे हैं। आज हम 7 से लेकर 12 तक क्वेश्चन इसमें करेंगे। तो कुछ 7वां क्वेश्चन क्या है, सारे क्वेश्चन को समझते जाना। बहुत ही आसान तरीके से हम सारे क्वेश्चनों को करेंगे। बिल्कुल हार्ड लेवल पे हम नहीं जा रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। कोई भी बच्चा है जो पहली बार भी मैथ पढ़ रहा है, पहली बार भी प्रश्नावली पढ़ रहा है, उसको भी उतनी ही समझ में आएगी। जो दूसरी तीसरी बार स्कूल में पढ़ चुका है उसके भी उतनी समझ में आएगी, ठीक है। आपको 6 मीटर भुजा का एक वर्गाकार फर्श दे रखा है कमरे का। सबसे पहले तो हम एक कमरे को बना लेते हैं कि भाई कमरा इस टाइप का होगा। यहाँ पे घन घनाभ की बात हो रही है, तो या तो कमरा घन होगा या घनाभ होगा, ठीक है। अब कमरे क्या होगा वो सवाल को पढ़ने के बाद हमें पता चल जाएगा कि कमरे की आकृति घन की होगी या घनाभ की होगी। हमें आगे बोला है कि इसका एक वर्गाकार फर्श है, यानी जो फर्श आपको दे रखा है इस कमरे का वो आपको कैसा दे रखा है, वर्गाकार। तो पहली चीज़ तो उसने बता दी कि वर्गाकार फर्श है। तो आयत में क्या होती है, लंबाई चौड़ाई, और वर्ग में क्या होती है, भुजा। इसका मतलब है ये 6 मीटर है और ये भी कितना दे रखा है, हमें 6 मीटर दे रखा है। 6 मीटर और 6 मीटर, ठीक है। उसके बाद में इस कमरे की आपको आयतन दे रखा है, यानी कमरे का आपको आयतन कितना दे रखा है, 180 घन मीटर। 180 आपको इस कमरे का आयतन दे रखा है। अब मैंने कैसे बताया कि भाई इस कमरे का आयतन 180 है। आपको इस 180 के साथ में एक शब्द दिख रहा होगा, घन मीटर। और लास्ट लेक्चर में मैंने बात की थी कि जब भी किसी के पीछे घन मीटर वर्ग सेमी लिखा हो, जब घन मीटर लिखा होता है तो आयतन निकालते हैं, और घन वो वर्ग मीटर लिखा हो या वर्ग सेमी लिखा हो तो हम उसका क्षेत्रफल निकालते हैं, या हमें सवाल में क्षेत्रफल दे रखा है। तो आपको 180 कमरे की हवा दे रखी थी, मतलब कमरे में 180 घन मीटर हवा है, तो इसका मतलब उस कमरे का आयतन कितना हो गया, 180 घन मीटर। और आपसे पूछा है इस कमरे की ऊंचाई, तो आप लोगों को एक आइडिया लग चुका होगा कि इस कमरे की आकृति कैसी है। ऑब्वियसली है कि आपसे ऊंचाई पूछी है, और ये या तो घन होगा या घनाभ होगा। घन में ऊंचाई नहीं होती, घन में सिर्फ भुजा होती है। ऊंचाई किस में होती है, घनाभ में। तो इसका मतलब ये आयतन किसका दे रखा है, घनाभ का। और घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये है 180, है ना। देखो यहाँ पे लंबाई भी 6 है और चौड़ाई भी 6 है, तो 6 गुणा 6, और ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है, बराबर आ जाएगा 180। 6 को 6 से गुणा करेंगे 36, ये आ जाएगा h, बराबर आ जाएगा 180। h का मान कितना आएगा, 180। ये 36 इसके नीचे चल जाएगा, क्योंकि ये संख्या गुणा में है, तो ये संख्या इधर जाएगी तो बटे में यानी भाग में चल जाएगी। 36 का भाग 180 में देते हैं तो 5 बार जाता है। इसका मतलब है ऊंचाई कितनी आ गई कमरे की, 5 मीटर। बहुत ही आसान सवाल है। जब भी आपको घन मीटर लिखा दिख जाए तो आप समझ जाना कि वो आयतन दे रखा है। आकृति को पहचानो, आकृति का आयतन लिखो, जो चीज़ दे रखी है उसको लिखो, जो चीज़ पूछी है वो निकाल लो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, 8वां सवाल देखो सब भाई। 8वां सवाल देख। 8वें सवाल में क्या बात हो रही है कि आपको एक दीवार की माप दे रखी है, यानी आपको एक दीवार की माप दे रखी है, यानी कि एक दीवार की माप है, और दीवार की माप कितनी दे रखी है, 44 मीटर गुणा 1.5 मीटर गुणा 35 सेंटीमीटर। मतलब ये लंबाई है, ये ऊंचाई दे रखी है, चौड़ाई दे रखी है। आप आगे पीछे मान लो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसमें आपको मतलब इसको बनाने के लिए एक ईंट की आवश्यकता होती है,
और उस ईंट की माप आपको दे रखी है कितनी, उस ईंट की माप आपको दे रखी है 22 गुणा 10 गुणा 7, 22 गुणा 10 गुणा 7 सेंटीमीटर। ये तीनों दे रखे हैं आपको सेंटीमीटर में। तो आपसे पूछा है कि कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, यानी आपको दीवार की माप दे रखी है ये और ईंट की माप दे रखी है ये। मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब तीन संख्या ऐसे गुणा में दे रखी हो तो मतलब वो घनाभ की बात होती है। तो इसका मतलब है ये आपको तीन संख्या गुणा में दे रखी है, मतलब ये आपको घनाभ का आयतन दे रखा है और आपको यहाँ पे भी घनाभ का आयतन दे रखा है। तो आपको पता है कि दीवार किससे बनती है, ईंट से, और ये तो है कि भाई दीवार को बनाने के लिए हमें बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो हम बोल सकते हैं कि दीवार का आयतन किसके बराबर होगा, ईंटों की संख्या गुणा एक ईंट का आयतन, एक ईंट का आयतन। ये मैंने क्यों लिखा भाई, आप लोगों को पता है कि एक दीवार को बनाने के लिए हमें बहुत सारी ईंटों की आवश्यकता होगी, हमें ईंटों की संख्या नहीं पता और सवाल में वही पूछा है। तो इसका मतलब है हम ईंटों की संख्या को किससे गुणा कर देंगे, एक ईंट की संख्या से। तो बहुत सारी ईंटों की जब संख्या आ जाएगी तो उन सबको गुणा करेंगे तो वो दीवार के आयतन के बराबर आ जाएगा। तो 44 गुणा 1.5 गुणा 35 बराबर ईंटों की संख्या को आप n से लिख दो 22 गुणा 10 गुणा 7। अब इसमें एक चीज़ है जो आप लोग मिस कर दोगे इस सवाल में, आप काट के आंसर निकाल लोगे, आपका आंसर गलत है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ है ये चीज़, मीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ये भी आपको, ये तीनों किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में। तो एक चीज़ ध्यान में रखो, जब भी कोई भी सवाल आप कर रहे हो तो सारी चीज़ें एक ही यूनिट में आपको होनी चाहिए। यानी कि ये मीटर में है तो यहाँ पे ये 44, 1.5, 35, 22, 10 और 7, ये 6 की 6 चीज़ें किस में होनी चाहिए, एक में होनी चाहिए। यानी या तो सारी की सारी किस में हो, मीटर में, या सारी की सारी किस में हो, सेंटीमीटर में। अब यहाँ पे देखो 4 चीज़ें आपको दे रखी है सेंटीमीटर में और 2 चीज़ें आपको दे रखी है मीटर में। तो भाई मैं आपसे पूछूं कि 4 चीज़ों को चेंज करना आसान होगा या 2 चीज़ों को, ऑब्वियसली 2 चीज़ों को। तो यहाँ हम 44 को 1.5 को चेंज कर लेंगे। आपको पता है 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो 44 को किससे गुणा कर देंगे, 100 से, और 1.5 को भी किससे गुणा कर देंगे, 100 से, गुणा 35 बराबर n गुणा 22 गुणा 10 गुणा 7। तो n का मान अगर हमें निकालना है तो ये सारी की सारी संख्याओं को मैं इसके नीचे भेज सकता हूँ। तो 44 गुणा 100 गुणा 1.5 गुणा 100 गुणा 35 और नीचे 22 गुणा 10 गुणा 7। अब काट देंगे, देखो जो जो कट रहा है, 7 का भाग जाता है 35 में 5 बार, 10 का भाग जाता है 100 में 10 बार, यानी 1 0 से 1 0 कट गया, 22 का भाग जाता है इसमें 2 बार, देखो, और पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे लग जाएगा 10, 10 से 10 कट गया, 2 को 100 से गुणा किया तो 200, 200 को गुणा करेंगे 15 से और 15 को गुणा करेंगे 5 से। आप ऐसे कर लो, 5 को गुणा कर लो 200 से तो कितना आ जाएगा 1000, और 1000 को गुणा फिर 1500 से करोगे, 15 से करोगे तो आ जाएगा 15,000 ईंटें। तो इस तरीके से हम 15,000 ईंटें आंसर लेके आ सकते हैं। करना कुछ नहीं है, करना आपको सिंपल सा ये है कि आपको एक दीवार दे रखी है और आपको ईंट दे रखी है, हमें ईंटों की संख्या पूछी है तो हम दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देंगे। आप एक फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, चाहे आप डायरेक्ट कि दीवार का आयतन बटे ईंट का आयतन, यानी कि तीनों संख्याओं में इन तीनों संख्याओं का भाग दे देंगे। सेम सवाल आपको दे रखा है, सवाल नंबर 11 सेम सवाल है उसको, और इसमें आपको सिर्फ डिजिट का चेंज है, तरीका सेम है, आप खुद करोगे तो आंसर आ जाएगा। अभी हम उसको दोबारा करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो हम अब आते हैं 9वें सवाल पे। 9वां सवाल बहुत ही धांसू लेवल का सवाल है, क्योंकि हार्ड नहीं है, लॉजिक वाला सवाल है। कि आपको एक कमरा दे रखा है जो 10 मीटर लंबा है,
यानी उस कमरे की लंबाई कितनी दे रखी है 10 मीटर, चौड़ाई आपको दे रखी है उस कमरे की 8 मीटर और ऊंचाई आपको दे रखी है 6 मीटर। ठीक है, आपसे ये पूछा है कि उस कमरे के अंदर, कमरा ही है ना, हाँ, तो उस कमरे के अंदर आपको अधिक से अधिक कितनी लंबी छड़ रखी जा सकती है। तो मुझे बताओ कि एक ये कमरा है, आपके कमरे में यानी आप जिस कमरे में बैठे हो उस कमरे के अंदर आप लंबी से लंबी एक छड़ कैसे रख सकते हो। ऑब्वियसली ये है, आप सब लोग बता दोगे, मैं आप चित्र भी बना देता हूँ। देखो चित्र से समझ में आ जाएगी अच्छे से कि ये सपोज़ दैट आपका कमरा है जिसमें आप बैठे हो और आप स्टडी कर रहे हो ताकि आपके मैथ में 100 में से 100 नंबर आ जाए, और बिल्कुल आएंगे। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे अगर मैं ऐसे रखूँ, यानी इस बिंदु से मैं इसको मिला दूँ तो ये तिरछी मैंने रख दी एक, तो ये सबसे लंबी होगी। मैं ऊपर वाले छोर से लास्ट वाले कोने के नीचे वाले छोर पे, यानी इस कोने पे अगर हम देखें तो ये सबसे लंबी छड़ है। और ये लाइन क्या कहलाती है, ये लाइन कहलाती है विकर्ण। क्या कहलाती है, विकर्ण। तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई आपसे पूछी है, तो घनाभ के विकर्ण की लंबाई क्या होती है, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ठीक है, तो मतलब L का मतलब 10 का स्क्वायर, B का मतलब 8 का स्क्वायर और C का मतलब H का मतलब 6 का स्क्वायर। तो आपको कुछ नहीं करना था, आपको बस इतना सा पता करना था कि ये जो सबसे लंबी छड़ है वो कैसे रखी जा सकती है। भैया आप इसको विकर्ण के हिसाब से रख सकते हो, मतलब इसको तिरछी रख सकते हो कमरे में तो वो सबसे लंबी आ जाएगी। सीधी रखोगे तो लंबाई के हिसाब से आएगी, मतलब ऐसे बिल्कुल ऐसे रखोगे तो ऊंचाई के हिसाब से, और ऐसे रखोगे तो चौड़ाई के हिसाब से। तो 10 आ गई, 8 आ गई, 6 आ गई। क्या 10 से भी ज़्यादा हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, अगर हम उसको तिरछी रखें तो तिरछी रखेंगे तो देखो 100 प्लस 64 प्लस 36, तो इसका मतलब है अंडर रूट 200 मीटर की आपकी छड़ रखी जा सकती है। तो आप लिख देना कि अंडर रूट 200 मीटर की छड़ रखी जा सकती है। तो बहुत ही आसान टाइप का क्वेश्चन था, इसमें कोई था नहीं कि इसमें कैसे करेंगे। आपको आंसर दे रखा है 14.14। किसी को लग रहा है कि 14.14 कैसे आएगा, तो बता देता हूँ मैं। इसको लिख सकते हैं 100 गुणा 2, 100 का अंडर रूट होता है 10 और रूट 2 का होता है 1.41 4, तो इसका आंसर आ जाएगा 14.14 मीटर। ठीक है, तो आप ऐसे भी इसका आंसर निकाल सकते हो। अब बात करते हैं 3 क्वेश्चन और बचे अपने, क्वेश्चन नंबर 10 की। इस टाइप का क्वेश्चन आपके आने की संभावना रहती है, लेकिन इस बार इस टाइप के क्वेश्चन वैसे बड़े क्वेश्चन में नहीं गिना जाएगा, लेकिन 1 नंबर में ज़रूर इस तरह के सवाल आ सकते हैं कि आपको एक घन का आयतन दे रखा है, घन का आयतन दे रखा है कितना 512 घन मीटर दे दिया ना। देखो घन मीटर, तो घन मीटर क्या होता है, आयतन होता है। इसके बाद में आपको इसकी भुजा निकालनी है, बस बहुत ही आसान सवाल है। तो घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, भुजा क्यूब, ये दे रखा है 512, तो A बराबर क्या आ जाएगा 512 का घनमूल, और 512 का घनमूल कितना होता है 8, तो भुजा कितनी आ गई 8, यानी 8 गुणा 8 गुणा 8 करोगे तो 512 आ जाते हैं। कैसे करते हैं घनमूल, ऐसे आप अभाज्य गुणनखंड निकालो, 2 का भाग दिया 256, 2 का भाग दिया 128, 2 का भाग दिया 64, 2 का भाग दिया 32, 2 का भाग दिया 16, 2 का भाग दिया 8, 4, 2, 2 और 1। ठीक है, अब यहाँ पे 3 की संख्याओं में से एक संख्या निकाल लो, यहाँ 2 निकल गई, यहाँ 2 निकल गई और यहाँ 2 निकल गई। तीनों को गुणा करो, 2 गुणा 2 किया तो 4, 4 गुणा 2 किया तो 8। तो इस तरीके से भुजा अपनी आ गई 8। 11वां क्वेश्चन जो वापस रिपीट हो रहा है, सेम कॉन्सेप्ट है जो सवाल नंबर 8 के अंदर था, कि आपको एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है 5, 30 और 3 मीटर है, 3 मीटर दे रखी है, यानी कि 5, 30 और 3 मीटर है। मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूँ, चलो लिख देता हूँ डायरेक्ट ऐसे।
दीवार की लंबाई कितनी दे रखी है, सॉरी, दीवार की लंबाई हमें दे रखी है 5 मीटर, ठीक है। चौड़ाई हमें दे रखी है, चौड़ाई हमें कितनी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमें दे रखी है 3 मीटर, ठीक है। इन मीटर सेंटीमीटर को आप ध्यान से देखना। और आपको दीवार में ईंट चाहिए, मतलब यहाँ पे आपको ईंट की माप कितनी दे रखी है, तो ईंट की माप को डायरेक्ट आपको गुणा करके दे रखा है। क्या दे रखा है 20 गुणा 10 गुणा 7.5, 20 सेंटीमीटर गुणा 10 सेंटीमीटर गुणा 7.5 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछिए कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी, सेम सवाल है। तो आप इसको इस बार ऐसे करेंगे, देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। ईंटों की संख्या, आप इसको एक फॉर्मूले के तौर पे भी याद रख सकते हो। ईंटों की संख्या बराबर दीवार का आयतन बटे में ईंट का आयतन। और आपको पता है ये दीवार और ईंट दोनों किसकी आकृति है, घनाभ की, और घनाभ की आकृति का सूत्र क्या होता है, लंबाई, आयतन का सूत्र है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों को गुणा कर लो, 5 गुणा 30 गुणा 3, और यहाँ पे 20 गुणा 10 गुणा 7.5। अब यहाँ हम आंसर निकाल देंगे और हम खुश हो जाएंगे, भाई हमारा आंसर सही है। लेकिन क्या आपको पता है आपका आंसर सही है? नहीं। क्यों, बताओ जल्दी से, क्या आंसर गलत है, क्या चीज़ छोड़ रहे हैं अपन? ये मीटर और ये सेंटीमीटर अलग अलग है। इसका मतलब हम वापस से यहाँ मीटर और इस मीटर को किस में बदलेंगे, सेंटीमीटर में। तो 5 को किससे गुणा कर देंगे, 100 से, और 3 को भी किससे गुणा कर देंगे, 100 से। अब इस सवाल को करते हैं, अब हमारे आंसर आ जाएंगे। क्या है, अब इस सवाल में बिल्कुल दम नहीं है। पॉइंट हटाएंगे, नीचे ऊपर 10 लग जाएगा। सबसे पहले इस 10 से 10 को ही काटेंगे, 0 से इस 0 को काटेंगे, 2 से इस 10 को काट देंगे 5 बार, 5 का भाग जाता है 75 में 15 बार, 15 का भाग जाता है 30 में 2 बार, 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 10, 10 गुणा 100 गुणा 3, यानी कि 3000 ईंटों की हमें आवश्यकता होगी इस दीवार को बनाने में। तो बिल्कुल आसान सवाल है। जब भी ईंट का दीवार का सवाल आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना, दीवार के आयतन में ईंट के आयतन का भाग दे देना है। लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यहाँ पे भी लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई कर देना है। बस आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सारी चीज़ें या तो सेंटीमीटर में होनी चाहिए या सारी चीज़ें मीटर में होनी चाहिए। मीटर को सेंटीमीटर में बदलना आसान रहता है क्योंकि वहाँ हमें गुणा करना पड़ता है। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए भाग देना पड़ता है, भाग देने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश ये करो कि मीटर को आप सेंटीमीटर में ही बदलो। लास्ट सवाल है इस प्रश्नावली का, ये भी बिल्कुल एग्जाम्पल जैसा सवाल है, और ये वो सवाल है जिसकी संभावना एग्जाम में आने की है। क्यों? क्योंकि ये बड़ा सवाल है। आपके एक 5 नंबर में सवाल आएगा तो 5 नंबर में वो ऐसा सवाल डालेंगे कि जो वाकई में 5 नंबर का लगे। तो ये जो 12वां सवाल है बिल्कुल 5 नंबर में आने लायक सवाल है। तो इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल मान लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है ये, कि आपको एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। यानी कि आपको घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा है, 5:3:2, 5:3:2 दे रखा है। तो और आपको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। दूसरी चीज़ आपको क्या दे रखी है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका दे रखा है 558 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको यहाँ पे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है 558, और आपको लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी है 5:3:2। तो लंबाई को अपन क्या मानेंगे, लंबाई इसकी हो जाएगी 5x, चौड़ाई क्या हो जाएगी 3x, और ऊंचाई क्या हो जाएगी 2x।
ये मैंने x से गुणा क्यों किया? देखो हमें पता नहीं है ना कि इनके अनुपात के साथ में इनकी कौन सी संख्या जुड़ी हुई है, तो हमने मान लिया कि इनके साथ में हम x से इसको गुणा कर देते हैं। इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि जैसे 12 और 15 है, ये दोनों किससे कट सकते हैं? 3 से कट सकते हैं। इसका भाग 3 में दिया तो कितना बार जाएगा? 4 बार। इसका 3 में दिया तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। अगर मैं 3 को छुपा दूं तो मैं क्या लिख सकता हूं कि 12 और 15 किसके अनुपात में है? 4:5 में है। मतलब इसके साथ में एक x है और इसके साथ में भी x है, और हमें पता है x की जगह कितना है? 3। तो यहाँ पे इन तीनों को किससे गुणा करेंगे? x में, क्योंकि इनके साथ एक संख्या है जो समान है। यहाँ पे भी वो x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, इसलिए मैंने इसको 5x लिख लिया, इसको 3x, इसको 2x। आप इतना सा याद रखो, सीधा सा सिंपल सा, ज़्यादा समझने की चीज़ नहीं है। जब भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात आ जाए तो सबको x से गुणा कर देना है। यहाँ पे फिर देखो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। और ये कितनी दे रखी है? 558। 2 लंबाई कितनी है? 5x, चौड़ाई कितनी है? 3x, प्लस 3x गुणा 2x प्लस 5x गुणा 2x, और ये किसके बराबर हो जाएगी? 558 के। ठीक है। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15x², 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6x², और 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 10x², और इसका मान किसके बराबर आ जाएगा? 558 के। तो 2 गुणा 15 और 6 21, और 21 और 10 31, x² बराबर 558। और हमें पता है कि इस 31 से ये कट सकता है कितनी बार? 31 से कम 31, कितना बचेंगे? 48। 14 बचेंगे ना? 14 थोड़ी बचेंगे, 24। यानी कि 31 को अगर हम 8 से गुणा करेंगे तो कितनी बार कटेगा? 18 बार। 2 से कट जाएगा 9 बार। तो x² बराबर 9 है, तो x बराबर आ जाएगा √9। तो x का मान कितना आ जाएगा? 3 सेंटीमीटर। हमें मिल चुकी है x का मान 3 सेंटीमीटर। तो इसकी आपसे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पूछी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी बताओ? 5 को अगर x से गुणा कर देंगे तो 3, यानी कि 5 या 15 सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 3 गुणा 3 यानी कि 9 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी हो जाएगी इसकी? 2 गुणा 3 6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमने निकाल ली। तो ये आपकी 16.1 एक्सरसाइज के हमने 6 से लेके 7 से लेके 12 तक आज सवाल किए हैं। पिछले लेक्चर में हमने 1 से लेके 6 तक किए थे, उससे पहले हमने एग्जाम्पल इसके कंप्लीट किए थे। तो आपकी ये 16.1 जिसमें हमने घन और घनाभ को कंप्लीट किया है। अगले लेक्चर में हम बेलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बेलन के हम सूत्र वगैरह जानेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल करेंगे और फिर हम उसके एक्सरसाइज करेंगे। इस बार आपकी जो राजस्थान बोर्ड है उसमें शंकु का जो पोर्शन है, जो 16.3 है, वो नहीं है, तो हम उसको अभी नहीं पढ़ेंगे। मैं उसको बाद में पढ़ा दूंगा, क्योंकि वो अभी आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में नहीं है। तो उसको आप लास्ट में नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, एग्ज़ाम के बाद में पढ़ सकते हो। अभी उसका पढ़ने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही पढ़ना है। कोशिश किया करो कि भाई पेन कॉपी साथ में लिया करो, क्योंकि अगर पेन कॉपी साथ में रहेगी तो आपको लिखने में आसानी रहेगी। क्योंकि हम क्या है, कई बार कहीं पे भी चलते फिरते कुछ भी वीडियो देख लेते, तो वो चीज़ हमें लगती कि याद हुई है, लेकिन वो याद नहीं होती। क्योंकि हमें आज से 3 महीने 4 महीने बाद मई के अंदर ये चीज़ें लिख के आनी है पेपर में, तो वो इतने समय तक हम ये याद नहीं रहती। तो उसको अब लिखा करो। अगर वीडियो के बारे में आप कोई भी सुझाव देना चाहते हो मुझे कि भाई इसमें सर हमें ये प्रॉब्लम आई है कि आपने यहाँ पे कमी कर दी, तो बेझिझक आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, आपके सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। कमेंट करके ज़रूर बताओ मुझे। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा। इस वीडियो को आपने अभी तक देख रहे हो, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।